हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और पावर सिस्टम रैंक बूस्टर की सीरीज में हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही, यूनिट नंबर 3 वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। इसका एक और नाम है रिएक्टिव पावर कंट्रोल और इसका एक और नाम है रेगुलेशन ऑफ रिएक्टिव पावर। अलग अलग नामों से टॉपिक जाना जाता है और गेट एग्जामिनेशन के लिहाज से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जो टॉपिक है थोड़ी कई बार हमें लगता है कि यार ये इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मशीन के भी हो सकते हैं या पावर सिस्टम के भी हो सकते हैं, सिंक्रोनस मशीन के भी हो सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर के भी हो सकते हैं। तो यहां से जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता है वो इसके बेसिस का जो कॉन्सेप्ट हो सकता है सिंक्रोनस मोटर से भी आ जाए, सिंक्रोनस मशीन से भी आ जाए, जनरेटर से भी आ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत अपने आप में बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है। ये टॉपिक की इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, अदर देन गेट एग्जामिनेशन में भी बहुत आता है। और इसके पहले वाले सारे लेक्चर आपने देख लिए होंगे। YouTube स्टूडेंट्स के लिए एक सलाह है कि जो आपको पूरा नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ कुछ सिलेक्टेड वीडियोस ही आपको डेमो के फॉर्म में दिखाई देंगे। बाकी इसका फुल जो वीडियो कोर्स है और आगे चल के इसके PDF नोट्स भी आपको जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा एक सपोर्ट कैटेगरी प्राइस में ही इस कोर्स का कीमत रखा है, ठीक है। तो वहां जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, यूट्यूब से डेमो वर्जन जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ अच्छे से पढ़ के फिर ये कोर्स पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जो मुझसे पूरा फुल वर्जन पावर सिस्टम का पढ़ा होगा तो उसको ज्यादा रिलेट कर पाएगा, क्योंकि मैं उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को फटाफट। इस लेक्चर में देखो थ्योरी के नाम पे बहुत ज्यादा नहीं है, बट फुल कोर्स में हमने थ्योरी के नाम पे बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, क्योंकि वन लाइनर भी अदर देन गेट एग्जामिनेशन बहुत आते हैं और खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी यहां से डेरिवेशंस वगैरह करने को बहुत आते हैं। इस वजह से हमने इसका डिटेल थ्योरी वर्जन देखा है, बट इस वाले एक लेक्चर के अंदर पूरे थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं जिस्ट है, या फिर बोल सकते हैं कि जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें न्यूमेरिकल करने के लिए हेल्प लगेगी, उन सारे पॉइंट्स का मैं अभी यहां पे रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो अब मैं सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि असल में करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। देखो क्या होता है, ये पूरा पावर सिस्टम है हमारा, ठीक है। पावर सिस्टम कहां से कहां तक, जनरेटर से फिर हमारा ये हमारी बस बार, पहली बस बार, और फिर यहां पे ट्रांसमिशन लाइन है और यहां रिसीविंग एंड और यहां पे लगा है लोड। तो इसका मतलब है कि पूरे पावर सिस्टम में जनरेटर होगा, ठीक है, ये पूरा पूरा सिंक्रोनस मशीन होगा और यहां पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर से होती हुई हमारी इलेक्ट्रिसिटी लोड तक पहुंचेगी। और हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फाई किसको करना होता है, इस लोड को, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, कस्टमर होता है जो कि हमें पैसा देता है। चाहे वो इंडस्ट्रियल कस्टमर हो, चाहे वो डोमेस्टिक कस्टमर हो, अल्टीमेटली बिजली का बिल तो यही बंदा भरेगा। अब ये बंदे के पैसे से इसको जब हम बिजली बेच रहे हैं तो बेचते टाइम पे, बेचने के एवज में इससे जो पैसा ले रहे हैं उसी पैसे से पूरा डिपार्टमेंट चलेगा। ट्रांसको, जेनको, डिस्को, सारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है इन सबको सैलरी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो भाई जो पैसा देता है, कस्टमर इज किंग, तो कस्टमर का ध्यान रखना पड़ता है। कस्टमर को क्या चाहिए, सपोज करो मैं आपको बोलूं कि आप अपने रूम में क्या चाहते हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी चालू करो तो वोल्टेज बहुत अच्छा हो, है ना। इतनी जानकारी, बेसिक जानकारी तो जो नॉन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है उसको भी रहती है कि अगर हमारा बल्ब कहीं ना कहीं उसकी ब्राइटनेस फ्लिक कर रही है, कम ज्यादा हो रही, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज का वेरिएशन होता है ना, वोल्टेज का वेरिएशन होता है। तो इस जो कस्टमर वो चाहता है कि मुझे बोल सकते हैं कि अनस्टॉपेबल या फिर बिना इंटरप्शन के मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज पे। थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा चलेगा, बट ऐसा नहीं हो कि मेरी काम में दिक्कत आ रही हो, ऐसा वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। और साथ में उसका जो कंजप्शन है रियल पावर और रिएक्टिव पावर का कंजप्शन इस तरीके से रेशो में हो ताकि वो रिएक्टिव पावर थोड़ा ही ले और ज्यादा, क्योंकि जो पेमेंट होता है, देखो जो एनर्जी मीटर होता है ना, जब मेजरमेंट में इसके सर ने पढ़ाया होगा, तो वो जो एनर्जी मीटर है वो एक्टिव पावर को ही काउंट करता है, एक्टिव पावर को ही काउंट करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं 80% जो पैसा है वो आपके एक्टिव पावर से उगाई होती है उसकी,
ठीक है। और बट रिएक्टिव पावर का भी ध्यान रखना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि रिएक्टिव पावर अननेसेसरी की बहुत ज्यादा यूज नहीं हो, जितनी जरूरत है उतनी ही यूज करें। अगर एक्सेस में यूज करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर, जिसको कॉस फाइव बोलते हैं हम लोग, वो हैम्पर होता है। और पावर फैक्टर अगर पुअर होगा तो बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस है, वो सब हमने डिटेल वर्जन में पढ़ लिए हैं, आपको भी सबको पता होंगे, ठीक है। और यहां पर इसकी वजह से, पावर फैक्टर पूरा होने की वजह से, या फिर हम लोग रिएक्टिव पावर ढंग से यूज नहीं करेंगे, उसकी वजह से हमारे जो टर्मिनल वोल्टेज है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो चेन रिएक्शन एक तरीके से कि रिएक्टिव पावर से कॉस फाई, है ना, रिएक्टिव पावर के यूजेज से फिर हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा, पावर फैक्टर भी पुअर होगा। कोशिश ये होती है कि जो पावर फैक्टर है वो आपका यूनिटी के आसपास रहेगा, यूनिटी नहीं बट 0.85, 0.90, 0.95 लैगिंग, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोड होता है वो लैगिंग नेचर का ही होता है, ठीक है। तो कोशिश होती है 0.80 से लगा के 0.99 लैगिंग तक रहे। यूनिटी हो नहीं सकता क्योंकि लैगिंग लोड है, तो एकदम प्योर रजिस्टिव लोड तो यूज करोगे नहीं, क्योंकि वो हमें ज्यादा हीट देते, उसके अलग डिसएडवांटेज है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब है, देखो क्या होता है कि जनरेटिंग स्टेशन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है और यहां से तैयार होता है, चलो, कि एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर भेजना, बट ये जो जनरेटर है ये रिएक्टिव पावर उतनी ही जनरेट करता है। देखो, इस जनरेटर से आप एक्टिव पावर जितना चाहे उतना जनरेट कर सकते हो, बट रिएक्टिव पावर उतनी ही जनरेट करेगा जितना इसको ट्रांसमिट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए इसको जरूरी होगा। देखो एक बात समझो, वैसे तो मैंने टेक्निकली रिएक्टिव पावर की बहुत अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की है मैंने फुल कोर्स में, बट इन शॉर्ट ये समझो अभी कि एनर्जी कन्वर्जन करने के लिए या फिर एक्टिव पावर फ्लो करने के लिए एक डोमेन की जरूरत पड़ती है, उस डोमेन को क्रिएट करने के लिए रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है। तो आगे आगे क्या होते जाएगा, रिएक्टिव पावर चलते हुए हमारा एक डोमेन सेटअप करते जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक पाथ सेटअप करते जाएगा, मैग्नेटिक पाथ सेटअप करते जाएगा, और उसी पाथ से क्या होगा, एक्टिव पावर गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि जनरेटर उतनी रिएक्टिव पावर जनरेट कर सकता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन को मैग्नेटाइज कर सके। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर देखो लॉसेस जो होते हैं I2X, है ना, ये जो I2X लॉस भी होता है, बट ये ओनली 5% होता है। इसलिए हम लोगों ने देखो जितनी पावर लाइंस जब पढ़ी है तो I2R लॉस को ही कंसिडर किया, इसको मैग्नेटाइजिंग लॉस को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि बहुत ही कम होता है। 95% I2R लॉस होता है, बट I2X लॉस भी होगा, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा माइक्रो लेवल पर अगर बात करेंगे तो, बट हाँ, इसका परसेंटेज कम होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो जनरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को मैग्नेटाइज करना है ताकि आपका एक्टिव पावर ट्रेवल कर जाए, उतनी जरूरत है। अब क्या होता है कि जो आपका लोड साइड में है, अब लोड साइड में तो बहुत ज्यादा इंडक्टिव लोड होते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर होती है ना, 85% लोड तो पूरा इंडक्शन मोटर का होता है। तो इस साइड में जितने भी लोड है वो सब हाईली इंडक्टिव है। तो अब यहां पर जो रिएक्टिव पावर की जरूरत लगेगी, तो क्या हम जनरेटर से, क्योंकि जनरेटर बहुत फार अवे है, इस लोड से बहुत दूरी पे, कई किलोमीटर पे लगा हुआ है, तो क्या बार बार हम जनरेटर को डिस्टर्ब करेंगे तो जनरेटर की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी और इसके साइज बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बना किसका पर्पस जो है वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा ना। इसका पर्पस है कि रिएक्टिव पावर ज्यादा से ज्यादा लो, रिएक्टिव पावर जितनी आपको इस मशीन को मैग्नेटाइज करना हो और इस हमारी ट्रांसमिशन लाइन को मैग्नेटाइज करने के लिए जितनी जरूरत पड़ रही है उतना लो। तो अब लोड को ज्यादा रिएक्टिव पावर जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, जनरेटर को डिस्टर्ब बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर इस साइड में ही हम लोग कुछ कैपेसिटेंस कनेक्ट कर देंगे, या कैपेसिटेंस, या फिर जो ऐसी चीजें जो हमें रिएक्टिव पावर दे दे, जो न्यू कैपेसिटेंस ही हो, है ना। हो सकता है आप सिंक्रोनस मोटर भी लगा सकते हो, यहाँ पे स्टैटिक और रोटेटिंग तरीके के कंपनसेशन यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं कंपनसेशन टेक्निक। ये सब कुछ हम लोगों ने फुल कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो इसको जनरेटर एंड पर अगर हम लोग रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें AVR और AEC होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि लोड साइड से ये काफी दूर है, इस वजह से इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। और लोड एंड पे जितने भी हम लोग अगर यहाँ पे कंपनसेशन इक्विपमेंट लगाएंगे उनको सबको बोलते हैं इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक। समझ में आ गया। अब देखो बीच बीच में हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन में भी जरूरत हो, तो हम वहां पे टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर या फिर सीरीज कैपेसिटेंस, इस तरीके से बीच में भी ट्रांसमिशन लाइन के लगा देते हैं। अब देखो लोड में अब हर एक घर के अंदर अगर हम लोग कंपनसेशन इक्विपमेंट लगाएंगे तो जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं कि बड़े सब स्टेशन पे, और इंडस्ट्री अगर होती है तो वो तो इंडस्ट्री खुद ही अपना लगाती है, क्योंकि उनको पावर फैक्टर बहुत अच्छा रखना होता है, ठीक है। और जो छोटे छोटे डोमेस्टिक हर घर में हम लोग इक्विपमेंट नहीं लगा सकते, बस ये सलाह दे सकते हैं कि भाई
इंकेडेंस लैम्प की जगह एलईडी यूज करो, है ना, कितने बड़े बड़े एड आते हैं, एलईडी यूज करो, एलईडी यूज करो, क्योंकि अगर आप घर में 1 यूनिट बचाओगे तो जनरेटिंग एंड पे 1.5 यूनिट बचता है। तो जितने भी हाई इफिशिएंट, आप देखो जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, लाइक पंखा हो जाए, एसी हो जाए, बड़े बड़े, है ना, इलेक्ट्रिक मतलब किलोवाट वाले जितने भी कंजप्शन करने वाले इक्विपमेंट होते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट में एक चीज हमेशा होती है हाई इफिशिएंट या स्टार रेटिंग, 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो इसका मतलब है कि भाई हाई इफिशिएंट रहे, ठीक है। तो हाई एफिशिएंट तो कस्टमर को तो फायदा करेगा ही करेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में, साथ में हमारे पावर सिस्टम को भी दुरुस्त रखेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो असल में हम चाहते हैं कि रिएक्टिव पावर वो चिड़िया है जिसको थोड़ा बहुत हम प्रोवाइड कर देंगे, थोड़े बहुत में काम चला लो, बट अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो उसके एवज में या तो पेनल्टी देना पड़ेगी आपको, या फिर आप अपना इक्विपमेंट लगाइए। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्या करती है, अपने रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इक्विपमेंट खुद लगा लेती है ताकि पावर फैक्टर ठीक ठाक रहे। और बाकी डोमेस्टिक पर्पस के लिए हर एक घर को देने के लिए तो सब स्टेशन में इसकी व्यवस्था की जाती है कि ताकि कुछ भी रिएक्टिव पावर हो, कम हो, ज्यादा हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सब स्टेशन से होगा। अब आप बोलोगे सर हमेशा क्या ज्यादा जरूरत ही पड़ती रहेगी, हमेशा यहाँ गरीबी छाई रहेगी क्या लोड साइड में? तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो हाँ, हमेशा गरीबी रहेगी, यहाँ पे हमेशा कमी रहेगी रिएक्टिव पावर की, क्योंकि जो लोड है वो हमारे ज्यादातर इंडक्टिव लोड ही होते हैं। इंडक्टिव मतलब कि जैसे आरएल के मिक्सिंग में इंडक्शन मोटर हो गया, या जितने भी लोड है जिसमें इंडक्टेंस ज्यादा रहता है, जिसका परसेंटेज ज्यादा रहता है इंडक्टेंस का, तो हम इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड यूज नहीं करते। इस वजह से यहां पर हमेशा कमी बनी रहती है रिएक्टिव पावर की प्रैक्टिकली। बट हाँ, थ्योरेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि अचानक से यहां पे कुछ रिएक्टिव पावर का सप्लाई हो रहा था, इधर से सप्लाई हो रहा था, और अचानक से यहां पे शटडाउन हो जाते, कुछ लोड अचानक से बंद हो जाते हैं, तो उस केस में एक्सेस रिएक्टिव पावर भी हो जाएगा। अब उसको भी कहीं ना कहीं खपाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अचानक से शटडाउन हुआ तो यहां एक्सेस रिएक्टिव पावर हो गया, तो वो एक्सेस रिएक्टिव पावर इस टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा देगा। और वोल्टेज अपनी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसुलेशन वगैरह सब कुछ डैमेज होने का खतरा रहता है, ठीक है, समझ गया। तो इसका मतलब क्या है कि लोड साइड में रिएक्टिव पावर का एक मैनेजमेंट करते रहेंगे, कमी हुई तो दे देंगे और एक्सेस हो गया तो ले लेंगे, है ना। तो अगर यहां पे कमी रही, गरीबी रही, है ना, हैवी लोड होगा तब कमी होगी क्योंकि बहुत सारी चीजें लगेगी, तो उस टाइम पे कैपेसिटेंस बैंक वगैरह इसको दे देंगे, ठीक है। और अगर यहां पे एक्सेस रिएक्टिव पावर हुआ तो इसको खपाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंडक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक सारे कंट्रोल करते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर को। रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने से ऑटोमेटिक हम चाहते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज अच्छा रहे। देखो एक एग्जांपल देता हूं, आप किचन में खड़े होकर जहां आपका रेफ्रिजरेटर है ना, उसके पास वाला जो भी बल्ब हो उसको CFL से हटा के इंकेडेंस लैम्प, जो हमारे ग्लूप आते थे, बल्ब होते थे जिसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में हम लोग, तो वो जो इंकेडेंस लैंप होते हैं वो उसको लगाइएगा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उसमें जो ग्लोनेस का जो फ्लिकर है ना, वोल्टेज का जो फ्लिकर है वो बड़ी आसानी से दिखता है हमें उसके अंदर। तो आप क्या करना, रेफ्रिजरेटर के पास में उसको लगाना और रेफ्रिजरेटर को बंद चालू करना, तो आप देखना वहां पे फ्लिकर होगा। अचानक से चालू करोगे तो एकदम से डीम होगी लाइट, और फिर वापस अपने लेवल पे वापस मेंटेन हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पे जो वोल्टेज फ्लिकर हो रहा है उसका मतलब क्या है कि रिएक्टिव पावर कम ज्यादा हल्का सा होते जा रहा है, बट वो रिएक्टिव पावर आ कहां से रहा है, कहीं दूर से ही आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जैसे हाईली इंडक्टिव लोड ऑन कर दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, अचानक से उस लाइन से जुड़े हुए इक्विपमेंट में क्या हो रहा है, फ्लिकरिंग हो रही है, वोल्टेज कम हो जा रहा है, वोल्टेज की वजह से उसका ग्लो जो है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको मैंने बता दिया। अब देखो क्या होता है, एक्टिव पावर जो है हम चाहते हैं कि एक्टिव पावर जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, VS VR, मतलब दोनों साइड के वोल्टेजेस हमारे अच्छे बराबर रहेंगे। तो हम दोनों वोल्टेजेस को अगर बराबर मान ले, हमारी कोशिश होगी कि VS अप्रोक्सीमेटली बराबर VR हो, ताकि जो हमारा एक्टिव पावर हो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर हो, कि 2 गुना अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे दोनों साइड के, मतलब 2 गुना वोल्टेजेस कर देंगे अगर हम लोग, तो 4 गुना हमारा पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पावर, एक्टिव पावर ट्रांसफर के लिए दोनों साइड के वोल्टेज अच्छे लेना चाहते हैं। और दूसरा साथ में ये है कि जो रिएक्टिव पावर है वो वोल्टेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, VS माइनस VR। और हम चाहते हैं कि रिएक्टिव पावर कंट्रोल से अगर मैं लोड साइड की बात करूं तो यहां पर इसको फिक्स रख देंगे, और इसका वेरिएशन मतलब कि रिएक्टिव पावर का वेरिएशन, और रिएक्टिव पावर का वेरिएशन मतलब कि पावर फैक्टर का वेरिएशन। इसका मतलब है एक तीर से दो निशाने, है ना, कि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर लिया तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी इंप्रूव हो सकता है, मतलब इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और रिएक्टिव पावर को कर लिया तो पावर फैक्टर भी ठीक ठाक रख सकते हैं। मतलब रिएक्टिव पावर से जुड़े 2 चीजें हैं, टर्मिनल वोल्टेज और पावर फैक्टर।
इन दोनों को हम लोग बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। तो यहां पर देखो क्या होता है कि हम लोग असल में इस पूरी यूनिट में क्या करते हैं कि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं अलग अलग तरीके से। अब देखो यहां पर इस वाले साइड में जो भी कंट्रोल होगा उसको इंटरनल बोलते हैं, इधर को बोलते हैं एक्सटर्नल। बट जो इंटरनल है उसमें भी 5-6 तरीके होते हैं, बट उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम लोग पढ़ेंगे और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं, फटाफट लिस्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल एवीआर और एईसी है ना, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ऑटोमेटिक एक्साइटेशन कंट्रोलर। ठीक है, और ये वोल्टेज रेगुलेशन अगर लेस देन 5% है तो एवीआर यूज करते हैं, और वोल्टेज रेगुलेशन अगर ग्रेटर देन 5% है तो यूज करते हैं। बाकी डिटेल वर्जन में कैसे काम करता है सब कुछ मैंने बताया है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल, जिसमें शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर, रिएक्टिव पावर इंजेक्शन में 2 चीजें आती है, स्टैटिक वॉर जनरेटर या स्टैटिक वॉर कंपनसेशन, या फिर दूसरा रोटेटिंग वॉर जनरेटर, इसी को हम लोग सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ है थायरिस्टर कंट्रोल, इंडक्टिव और कैपेसिटेंस बैंक को अगर हम लोग थायरिस्टर से कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेशन लगा दिया हम लोगों ने एक तरीके का। रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है गेट के सिलेबस में। ठीक है, और इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो शंट कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज से कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और यहां पे ये जो एसवीजी और यहां पे रोटेटिंग वॉर जनरेटर, यहां से भी मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट वही रहेगा सभी में कि क्या कर रहे हैं असल में, क्योंकि एम तो वही है कि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना है ना, बस मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं फटाफट आपको थ्योरी बताते जाता हूं और इस यूनिट को हम लोग खत्म करते हैं इसका थ्योरी वर्जन, फिर न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से चीजें सीख जाओगे। ठीक है, देखो मेन चीज होती है आपकी कि मैंने यहां पे अभी बताया था, उसको मैं समराइज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखना, जब भी हैवी लोडिंग होगी, है ना, हैवी लोडिंग होगी मतलब लोड आपको बहुत ज्यादा लगा दिए, इसका मतलब है कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, है ना, जब लोड ज्यादा लगा दोगे तो हमें किसकी कमी हो जाएगी, इस एंड पे कमी हो जाएगी ना, कि रिएक्टिव पावर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, आपको कमी लग रही है, तो इसका मतलब है कि डिफिशियंसी ऑफ रिएक्टिव पावर हो गया, डिफिशियंसी ऑफ रिएक्टिव पावर। इसके मतलब है कि आपको पॉजिटिव वीआर की बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉजिटिव वीआर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। यहां पे आप बहुत ज्यादा लोडिंग लगा दोगे, बहुत ज्यादा आपने मोटर्स लगा दी, इसका मतलब है कि भाई रिएक्टिव पावर की कमी हो गई है, इसका मतलब आपको पॉजिटिव वीआर की जरूरत है। तो पॉजिटिव वीआर कौन देगा, आपका कैपेसिटेंस बैंक देगा। ये लगा दोगे तो कैपेसिटेंस बैंक क्या करेगा, पॉजिटिव वीआर फेड इनटू द लाइन। जो मुझसे पढ़े होंगे उनको ये पता होगा किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, पॉजिटिव वॉर फेड इनटू द लाइन। देखो हम लोगों ने फुल कोर्स में वो लेक्चर जरूर देखना आप, है ना, मैंने बताया था वहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट, डीमैग्नेटाइजिंग करंट, है ना, लीडिंग करंट क्या होता है, लेगिंग करंट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने एक इस तरीके से बहुत ही बेसिक से मैंने क्या किया था, वोल्टेज ले लिया था, करंट ले लिया था इधर का, और ये आईसी करंट ले लिया था। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट था, डीमैग्नेटाइजिंग करंट था, लीडिंग करंट, लीडिंग वीआर, लेगिंग वीआर, पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे बताया है। और उसका कंक्लूजन सिर्फ ये बताया कि जब भी रिएक्टिव पावर की, 2 चीजें ध्यान रखना कि जब भी यहां पे रिएक्टिव पावर की कमी होगी, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वीआर की जरूरत पड़ रही है, और उसको कौन सप्लाई देगा, आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, पॉजिटिव वीआर फेड इनटू द लाइन, पॉजिटिव वीआर फेड करता है मतलब देता है। जब यहां पर कुछ लोडिंग चल रही थी और अचानक से लाइट लोड कंडीशन हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर एक्सेस रिएक्टिव पावर हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टिव पावर हो जाएगा। तो एक्सेस रिएक्टिव पावर का मतलब है कि यार हमारे पास एक्स्ट्रा में रखी, इसको कोई ले जाओ, मतलब इसको निगेटिव कर दो कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब है कि निगेटिव वीएआर की क्या है, रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और इसको ले जाने वाला कौन है, कौन खाता है रिएक्टिव पावर, है ना, इंडक्टर लगा दो साइड में, इंडक्टर लगा दोगे तो इंडक्टर क्या करेगा, नेगेटिव वीआर फेड इनटू द लाइन, फेड इनटू द लाइन, है ना। ये बहुत आसान नहीं होता समझना, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल वर्जन में आपको चीजें बता रखी है फुल कोर्स में। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझो चीजों को लेके कि जब भी आपको यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, पॉजिटिव वीआर की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस बैंक लगा देंगे, जो कि हमें क्या देगी, क्यूसी की सप्लाई देगी। ठीक है, क्यूसी की सप्लाई देगी। आगे बात समझ में। और लाइट लोड कंडीशन होगा तो हमें यहाँ पे क्या लगा देना है, इंडक्टर लगा देना है।
चलो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होगी, फुल कोर्स में पढ़े हो तो। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि सर ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों लिख रहे हो, तो अभी मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल वर्जन में चीजें करी है हम लोगों ने, है ना, बहुत डिटेल डिस्कशन किया था नेटवर्क थ्योरी से। पावर कंजम्पशन इक्वल टू माइनस पावर एब्जॉर्प्शन, सॉरी डिलीवर्ड, उस वाले कॉन्सेप्ट से मैंने रिलेट करके पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया था। थोड़ा सा याद आ रहा होगा फुल कोर्स में जो लोग पढ़े हैं, है ना, तो बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है कि जब भी यहां पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो कि जब भी कमी हो जाएगी इसका मतलब हमें कैपेसिटेंस लगाना है, जब एक्सेस हो जाएगा तो हमें इंडक्टर लगाना है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं कैपेसिटेंस की तरफ से आते हैं। दूसरा एक चीज और बताया था मैंने न्यूमेरिकल के लिए, वो चीज भी आप ध्यान रख लो, देखो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, देखना। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा क्या है कि जब यहां से हम लोग रिएक्टिव पावर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बीच में जीरो हो जाता है, और जो क्यूआर है हमारा वो कई बार क्या हो जाता है, निगेटिव। क्यूआर कितना हो जाता है, निगेटिव हो जाता है ना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दोनों साइड का वोल्टेज अगर हम लोग 1 पर यूनिट और 1 पर यूनिट ले लें, तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर दोनों साइड के वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो रिएक्टिव पावर तो फ्लो ही नहीं करेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आप सही हो कि दोनों साइड का वोल्टेज बराबर हो गया तो रिएक्टिव पावर कैसे फ्लो होगा। वो तभी हो सकता है जब हमें एक्सटर्नली रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केस में जब दोनों साइड के वोल्टेजेस बराबर हैं तो जब यहां से चलोगे तो बीच में ही जीरो हो जाएगा, उसके जीरो के बाद पैसे उधार लोगे, है ना, उधारी। याद एग्जांपल में मैंने बोला था कि अयोध्या वाला एग्जांपल कि दिल्ली से हम अयोध्या जा रहे हैं तो बीच में पैसे जो खत्म हो गए तो हमारे दोस्त ने एटीएम कार्ड दे दिया और फिर एटीएम कार्ड से खर्च कर रहे हैं, बट वो हमारे पैसे हैं क्या, नहीं, वो उधारी के पैसे हैं। इस वजह से क्यूआर का एक्सप्रेशन जब भी दोनों साइड के वोल्टेजेस बराबर होते हैं तो ये जो रिसीविंग एंड साइड का रिएक्टिव पावर होता है ये निगेटिव के साथ आता है। निगेटिव का मतलब है हमें एक्सटर्नली कुछ ना कुछ इक्विपमेंट कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये निगेटिव को फुलफिल कर पाएंगे, है ना। और इसी लेवल, इसी पॉइंट पर हमने ये बात करी थी कि सपोज करो ये हमारी डिमांड है क्यूडी, तो यहां पर पावर बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं कि ये दोनों इनकमिंग QR प्लस QC इनकमिंग हो गया और QD हमारा इक्वल टू इसमें जा रहा है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं और इसकी हेल्प से यहां पर कंपनसेशन इक्विपमेंट की रेटिंग पता करते हैं। अब यहां से आपको MVR रेटिंग भी पूछ सकते हैं या फिर आपको KVR रेटिंग पूछ लेंगे या फिर इस कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ लेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको एक देखो क्वेश्चन दो टाइप के ही बनते हैं यहाँ पे। एक तो क्या होगा कि आपको जो लोड साइड में कुछ लोड होगा उसका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हुआ तो जो कंपनसेशन आपने शंट कैपेसिटर लगाया उसकी वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन आएगा। या फिर उसका रिएक्टिव पावर बताओ कि भाई MVR या KVR में। दूसरा आएगा कि ये पावर फ्लो इक्वेशन से रिलेटेड आएगा कि पावर फ्लो इक्वेशन में आप इस तरीके से दोनों साइड वोल्टेज बराबर है तो आपको कौन से कंपनसेशन इक्विपमेंट की जरूरत लगेगी। दोनों साइड के वोल्टेजेस बराबर रखना है और हम पावर फ्लो करा रहे हैं, तब आप कंपनसेशन इक्विपमेंट की रेटिंग बताओ, ये क्वेश्चन आएगा। मतलब दो तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आपके लोड साइड में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन दोनों साइड के वोल्टेजेस बराबर रहे तब कौन से कंपनसेशन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। यही दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आ गया। एक तीर से दो निशाने, मतलब रिएक्टिव पावर अगर सही है तो पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, जो लोड साइड से मैंने बताया तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और दूसरा है कि दोनों साइड के वोल्टेजेस इंप्रूव्ड है ऑलरेडी, तो कौन से कंपनसेशन इक्विपमेंट की रेटिंग क्या है उसके बारे में आता है, ठीक है। तो यही दो टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। मजा आएगा क्वेश्चन करने में, सारी चीजें सीख जाओगे, है ना, बहुत इजी है। देखो थोड़ी सी चीजें समझने में दिक्कत आती है जब पहली बार पढ़ते हो, बट मैंने बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत छोटे लेवल पे बिल्कुल बेसिक से चीजें उठाई है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आए, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट शंट कैपेसिटर। अब जो इंपॉर्टेंट बताया था, देखो शंट कैपेसिटर में क्या होता है कि यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ऐसा आएगा कि 0.6 पे पावर फैक्टर पे एक इंडक्शन मोटर वर्क कर रही है और अब हमने 0.8 पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया है बाय कनेक्टिंग दिस कैपेसिटर, तो बताओ इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, पहले से इंप्रूव्ड दे दिया और फिर कैपेसिटर लगा था और कैपेसिटर को हटा दिया तो ये वापस हो जाएगा, है ना। देखो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई पहले से 0.6 पे वर्क कर रहा था, फिर हमने कैपेसिटर लगाया तो 0.8 हो गया, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है। या फिर रिवर्स भी हो सकता है कि कैपेसिटेंस कनेक्ट करके ये पावर फैक्टर था, कैपेसिटेंस को हटा दिया तो ये पावर फैक्टर आ गया, तो बताओ कैपेसिटर की वैल्यू क्या है।
तो आपको अल्टीमेटली इसके ऊपर पूरा डेरिवेशन मैंने कराया फुल कोर्स में, बट आपको सिर्फ चीज का क्या ध्यान रखना है कि QC इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब ये Q1 क्या है? Q1 है वो रिएक्टिव पावर, वो ओवरऑल रिएक्टिव पावर जब कैपेसिटर कनेक्ट नहीं था, विदाउट कैपेसिटर, विदाउट कैपेसिटर जो रिएक्टिव पावर था वो, लोड में जो रिएक्टिव पावर जा रहा था वो है। और ये जो Q2 है, कैपेसिटर लगने के बाद ओवरऑल नेट रिएक्टिव पावर कितना है वो है, विथ कैपेसिटर लगने के बाद क्या रिएक्टिव पावर आया। तो पहले विदाउट कैपेसिटर माइनस विथ कैपेसिटर को माइनस करेंगे तो जो नेट रिएक्टिव पावर होगा वो कौन सप्लाई कर रहा होगा? QC। मतलब पहले से 0.6 पे कोई रिएक्टिव पावर होगा उसको हम Q1 बोल देते हैं, और 0.8 पे होने के बाद उसको Q2 बोल देते हैं। तो 0.6 से 0.8 तक ये जो रिएक्टिव पावर में चेंज होगा, ये चेंज कौन ला रहा है? ये ला रहा है, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो QC क्या हो जाएगा? पहला माइनस सेकेंड। सिमिलरली यहां शंट रिएक्टर लगा दोगे तो उसके साथ भी इस तरीके से ही होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, QC देखना, QC इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहां पर पावर फैक्टर Q को लिखते हैं हम पावर ट्रायंगल से, P10 फाइव लिख सकते हैं, P1 10 φ1 माइनस P2 10 φ2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। φ1 φ2 क्या है? पावर फैक्टर एंगल से अलग, विदाउट और विथ के साथ में। अगर दोनों पावर बराबर है, सपोज लेटेस्ट सपोज P1 और P2 दोनों बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन निकल आएगा 10 φ1 माइनस 10 φ2। ठीक है, इस तरीके से भी हो जाएगा। अब ये जो QC हो सकता है, अगर यहां पे आप देखो कि यहां पर अगर आप 3 फेज पावर रखोगे तो ये 3 फेज आएगा, सिंगल फेज रखोगे तो सिंगल फेज आएगा। और QC कितना होगा अगर हम लोग शंट में लगा रहे हैं? तो PH पर फेज अगर देखेंगे तो अपॉन XC, V²/XC। और XC कितना होता है? 1/ωc, तो ωc ऊपर आ जाएगा, C पर फेज VPH का होल स्क्वायर। और यहां पे अगर कैपेसिटेंस आपसे पूछे तो वो हो जाएगा QC पर फेज डिवाइडेड बाय ओमेगा VPH का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप जा सकते हैं। मजा आया क्वेश्चन में? अच्छा, अब मान लो यहां पर थोड़ी देर के लिए बोल दे क्वेश्चन में कि चलो शंट की जगह में यहां पे सीरीज में लगा दो, तब आप वोल्टेज बराबर रख पाएंगे? नहीं। उस केस में आप इस तरीके से जा सकते हैं कि Q इक्वल टू पर फेज अगर देखना है तो 3 × I² XC, इस वाले रिलेशन से भी आप जा सकते हैं, है ना। Q पर फेज इक्वल टू 3 × I² XC को हम लोग 1/ωc, और मतलब पूरा उस तरीके से आप लिख सकते हो, जा सकते हो वापस से। कभी आपको शंट में क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसा भी करा दूंगा कि एक्चुअल में शंट यहां पे नहीं, ट्रांसमिशन लाइन में नहीं, यहीं पे लोड के साथ में अगर शंट में कनेक्ट हो तब क्या होगा। तब उस केस में हम लोग I² XC से भी जा सकते हैं। तब वहां पे V²/XC से नहीं जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज शंट में, क्योंकि वोल्टेजेस बराबर होते हैं, इसलिए V²/XC। अगर सीरीज में लगा देंगे कोई भी चीज तो क्या हो जाएगा? करंट बराबर रहेगा, तो 3 × I² XC से जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, आपको सबको याद होंगे। बस मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं आपको, और उसके बेसिस पे हम लोग मजेदार क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट वहीं से सीखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सीरीज कैपेसिटर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, आपने अगर देखा होगा थ्योरी लेक्चर, क्योंकि थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने इसमें, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं अदर देन गेट एग्जामिनेशन में, कि अगर आपने यहाँ पे सीरीज में लगा दिया -jXC बना दिया, तो ओवरऑल हमारा जो नेट रिएक्टेंस है वो JXL है ना, ये XL होगा, JXL -jXC, तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा, रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो एक्टिव पावर हमारा बढ़ जाएगा। और ये ज्यादातर सीरीज कैपेसिटर लॉन्गर लेंथ के लिए ही लगाते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी लाइन में इंडक्टिव डोमिनेंस ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए हम लोग सीरीज कैपेसिटर लगाते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, एडवांटेज होते हैं, सारा चीज हमने डिस्कस किया है, बट न्यूमेरिकल वाइज हमें बहुत ज्यादा काम का नहीं है। वोल्टेज भी इंप्रूव्ड होता है, वो भी मैंने बताया वहां पे। नेक्स्ट देखेंगे रोटेटिंग वॉर जनरेटर। रोटेटिंग वॉर जनरेटर का मतलब है कि एक सिंक्रोनस मोटर लगा दो, तो सिंक्रोनस, देखो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक अगर हमें रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ रही तो हम कैपेसिटेंस लगा रहे हैं, ज्यादा एक्सेस हो गया तो इंडक्टर लगा रहे हैं। बट ये मोटर ऐसी कमाल की चीज है कि ये दोनों चीजें वर्क कर सकती है, एज ए इंडक्टर भी वर्क कर सकती है और एज अ कैपेसिटर भी वर्क कर सकती है। तो कैसे चलता है कि जब ये मोटर ओवर एक्साइटेड होगी, तो ये हमारी रिएक्टिव पावर की इक्वेशन है, तो ओवर एक्साइटेड का मतलब है Eg > VR। उस टाइम पे ये एक्ट एज अ, ये मोटर क्या बन जाएगी, कैपेसिटर बन जाएगी, QR पॉजिटिव VR फेड इनटू द लाइन। और जब ये अंडर एक्साइटेड है तब ये एक्ट लाइक अ
इंडक्टर जैसी बन जाएगी। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर वर्क एज अ कैपेसिटर, है ना। तो यहां पर आपका सिंक्रोनस मोटर का एक कॉन्सेप्ट मैंने फिनिश कर दिया यहां पे, ठीक है। और इसका प्रॉपर डेरिवेशन किया हम लोगों ने, है ना, प्रॉपर डेरिवेशन किया। अभी डेरिवेशन की नीड नहीं, जस्ट मैं एक कंक्लूजन पॉइंट लिखवा दे रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है। तो कमाल की बात है कि नहीं। तो अब आप बोलोगे सर ऐसा है तो हम हर जगह क्यों ही ये स्टैटिक क्यों पड़ रहा है, कैपेसिटर इंडक्टर, मोटर ही लगा दो। बट मोटर हर जगह नहीं लगा सकते ना। हाँ, जहां प्लांट होगा, क्योंकि मोटर को घुमाने के लिए फिर शाफ्ट और ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, और अननेसेसरी मोटर क्यों घुमा रहे हैं, कोई एप्लीकेशन तो इसलिए क्या होता है, कई बार प्लांट में कहीं रोटेटिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है हमारे पास, तो वहां पे हम फिट कर देते हैं। कोई शाफ्ट ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, इस तरीके से चीजें चल रही है कि हमें उसकी जरूरत भी है, तो वहां पे कर देंगे। बट सब स्टेशन वगैरह में जहां पर रोटेटिंग मैकेनिज्म का कुछ भी काम नहीं है, तो वहां तो हमें स्टैटिक में जाना पड़ेगा ना, स्टैटिक इंडक्टर या स्टैटिक कैपेसिटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग पर्पस, अलग अलग, क्योंकि अब रोटेटिंग मैकेनिज्म है तो लॉसेस भी ज्यादा होंगे, है ना, कुछ फायदे कुछ नुकसान, सब चीजों को देखना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि पूरे सिस्टम को चलाना है तो पैसा का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अब करप्शन भी है बहुत ज्यादा, कि भाई कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही तो कुछ और मंगा रहे हैं। तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें पूरा सिस्टम चलाना है, तो उसमें बहुत सारी जगह लीकेज होगा। सिर्फ पावर का लीकेज नहीं, पैसे का भी लीकेज होता है। तो सिस्टम को बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। कोई चीज अच्छी बट अप्रूव ही नहीं हो रही है ना। चलो अभी जब सिस्टम में जाओगे, जॉब वॉब में जाओगे, तो सारी चीजें समझ में आएगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट खत्म हो गया हमारा, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और ये जो चीजें हैं कहां गए वो हमारी लिस्ट, है ना। इसमें जो थायरिस्टर बेसिस होते हैं, थायरिस्टर कंट्रोल, तो वही एल और सी जैसे आपको वो तो पता चल गया इंटेंशन के क्यों कैसे लगा रहे हैं हम लोग, पर्पस तो पता चल गया। अब इसमें हम लोग थायरिस्टर कंट्रोल लगाते हैं, स्विचेस, हाई फ्रिक्वेंसी स्विचेस लगा देंगे ताकि कंट्रोलिंग बहुत ही ऑटोमेटिक हो और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम कंट्रोल कर पाए, ठीक है। उसके बाद ये जो टैप चेंजर ट्रांसफॉर्म, बूस्टर ट्रांसफॉर्म, इसकी नीड नहीं है, यूजी के सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो फुल कोर्स में सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है। बट अल्टीमेटली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो दो ही टाइप के आते हैं। लोड साइड में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो रहा है और दूसरा दोनों साइड का वोल्टेजेस बराबर है। तो वो अयोध्या वाली कहानी जहां पे हमने उधार लिया था रिएक्टिव पावर, और उधर नेगेटिव हो जाता है ना। तो उसको नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन इक्विपमेंट लगाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जितना थ्योरी मैंने पढ़ाया है वो सबका एक कंक्लूजन दे दिया है मैंने। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल पे आप बहुत ज्यादा सारी चीजें न्यूमेरिकल से थ्योरी वापस रिलेट करने लग जाएंगे, ठीक है। और जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे मुझसे, तो उनको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, क्या क्या चीजें जरूरी है, वही चीजें मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो इसका पूरा कोर्स जी सेंटर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके और अल्टीमेटली पूरा रिवाइज हो सके पूरा का पूरा यूनिट। ओके, थैंक यू सो मच।